नमस्कार हिमांशु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। हिमांशु भाई, राजस्थान में बालोतरा में जिस रिफाइनरी का उद्घाटन पीएम मोदी ने आज करना था, उसमें सोमवार दोपहर 2 बजे आग लग गई थी। और वो आग एक साजिश के तहत लगी या अपने आप लगी, इसको लेकर तो कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। लगता तो ऐसा ही है कि बहुत बड़ी साजिश थी, ये हादसा नहीं था। क्योंकि 1 मार्च से शुरू करके 15 अप्रैल तक विश्व भर में 22 ऑयल रिफाइनरियों में आग लग चुकी है। और इसमें यूएस, रशिया की 3, ऑस्ट्रेलिया की 2, मेक्सिको, इक्वाडोर और कनाडा भी शामिल है। तो मतलब ये तो दिखता है कि एक क्रोनोलॉजिकल प्रोसेशन के अंदर विश्व के हर एक इलाकों में जहां जहां क्रूड रिफाइन होता है, उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी को कम कर लिया जाता है। और ये काम किसका हो सकता है? एक ऑयल लॉबी है विश्व के अंदर जो डीप स्टेट से जुड़ी हुई है, और उसी का काम ये हो ऐसा लगता है। और उनकी मोडस ऑपरेंडी बहुत स्पष्ट है अंजू जी, कि वो लोग कभी अपने हाथ काले नहीं करते। वो लोकलाइज टेररिज्म का उपयोग करके भांगफोड़ और तोड़फोड़ की ऐसी प्रवृत्तियां करवाते हैं जिससे उस राष्ट्र के आर्थिक विकास को बड़ी क्षति पहुंचे। और ये तो दुनिया भर में निशाने पे था। बालोतरा का ये जो रिफाइनरी था, उसका उद्घाटन जैसे आपने बताया आज प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले थे। अब जब प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं तो हर एक कैमरे की नजर उधर है। तो ऐसे में ये हादसा हो, वो टाइमिंग से तो दिखता नहीं है अंजू जी। ये तो दिखता है कि कहीं सोची समझी अंदरूनी साजिश है अंजू जी। सर, क्या आपको ऐसा भी लगता है कि पीएम मोदी भी टारगेट पर हो सकते थे, क्योंकि एक ऐसी रिफाइनरी जिस यूनिट का उद्घाटन पीएम मोदी ने करना है, उसी यूनिट में आग लग जाए, वो भी कम से कम 24 घंटे पहले। ये कहना बहुत मुश्किल है जब तक एनआईए और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी जांच नहीं करेंगी। मगर एक बात तो स्पष्ट है कि जहां जहां पीएम मोदी जाते हैं, वहां वहां एक हमारे देश का 0.5 इकोसिस्टम बना हुआ है। वो उनको शर्मिंदा करने का, उनको निशाना बनाने का कोई भी मौका नहीं चुकती। ये घटना को अभी 24 घंटे नहीं हुए और वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भारत सरकार की वजह से ये सब हुआ। वहां के जो स्थानिक सांसद है बेनीवाल जी, उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी आने वाले थे, राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया, वो स्थानिक भाजपा इकाई पर डाल देते हैं पूरा। तो ये तो इनका काम है और ये एक भी मौका नहीं चुकेंगे। आर्थिक टेररिज्म जिसे हम कहते हैं, इकोनॉमिक टेररिज्म, आर्थिक त्रासवाद, जिसके जरिए एक विकासशील राष्ट्र को विकसित बनने में रोड़ा अड़वाना, ये इनका सबसे बड़ा काम है। और ये काम डीप स्टेट भारत के अंदर सालों से करता आया और ये करना बंद नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं डीप स्टेट की बात करता हूं, तब हमें यह भी समझना है कि ये 2025-26 के बाद जो नया विश्व का ऑर्डर निकलने वाला है, भारत जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, भारत जो अपने कहे के, अपने विचार के अनुसार कार्य करता है, न अमेरिका की सुनता है, न रशिया की सुनता है, न किसी और सत्ता की सुनता है, तो उनको तो सबसे बड़ा मकसद क्या है कि भारत को हो सके उतना आर्थिक रूप से मार मारो जिससे वो विकसित न हो पाए। भारत का जो संकल्प है 2047 के अंदर विकसित राष्ट्र बन के उभरने का, उसमें जितने रोड़े हो सके उतने लाके रखो। तो यही काम तो वैश्विक डीप स्टेट कर रहा है। और ये सब जब हम देखें ना पिछले दिनों की गतिविधियां, तब हमें यह समझ में आता है कि क्या ये भारतीय इकोसिस्टम ऐसा कहना चाहती है कि भारत सरकार ने जाके रशिया के अंदर उनकी रिफाइनरियों में आग लगाई? क्या हमने जाके कुछ ऐसा किया कि कनाडा की रिफाइनरी में आग लग गई? ये तो इकोसिस्टम है, उसका काम है कि वो बोलते जाएंगे
और भारतीय विकास को आर्थिक रूप से हमें नकारा कर देने की एक ऐसी साजिश है कि जो साजिश का भाग, मुझे तो ये रिफाइनरी के अंदर आग लग रही है, क्योंकि ये सबसे दुनिया भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिफाइनरी होने वाली थी जामनगर के बाद, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की है। अभी 9 मिलियन मेट्रिक टन, आप सोचिए इसको कि अभी ये युद्ध चल रहा है, युद्ध में ईरान ने मिसाइल मारे हैं सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री रिफाइनरियों के ऊपर, अरामको जैसे कि रिफाइनरियां काम करनी बंद हो गई है। तो युद्ध के बाद अगले साल या ये साल के अंत में जब युद्ध थम जाएगा, तब क्या अरब ऑयल और ईरानी ऑयल भारत में आके रिफाइन नहीं होगा? और भारत को उसकी क्षमता अनुसार जो अगर काम मिलेगा तो भारत कितने डॉलर इसमें कमा पाएगा? कितने लोगों को पता है कि भारत कुड लाफ इट्स वे टू द बैंक? अमेरिका तो शायद कमाएगा ही कमाएगा, मगर भारत, हमारा भारत ये आर्थिक क्षमता बढ़ाएगा और हमारा जो रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जो आज 770 बिलियन की ओर बढ़ रहा है, तकरीबन उतना है, तो वो बढ़ के समझ लो हम 1 ट्रिलियन तक पहुंच गए। आज 4.35 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारतीय, वो बढ़ के एक ही साल में 5 और 5.5 को क्रॉस कर जाती है, तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएंगे। ये काफी लोगों को हजम नहीं होता अंजू जी, और इसीलिए मुझे ये चीज साजिश लगती है अर्जुन। और आपने जैसे अभी कहा ना कि रशिया की 3 ऑयल रिफाइनरीज पर आग लगी थी, और वो आग लगी थी यूक्रेन के जो ड्रोन है उनके जरिए। और ये भी मत भूलिए कि अभी नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, आपको याद होगा कि CIA का एजेंट पकड़ा गया था, मैथ्यूज वेंडाइक, उसके साथ 6 यूक्रेनियन थे जो वहां के लोकल लोगों को यूक्रेन के ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे थे। और तब ये बात भी सामने आई थी कि भारत में 300 यूक्रेनियन अभी भी बैठे हुए हैं, तो क्या पता उनमें से किसी की कारस्तानी भी हो सकती है। उनकी नहीं तो उनके साथियों की एक सोची समझी साजिश के तहत भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इकाइयां हैं, हमारा DRDO है या हमारा स्पेस सेंटर है पूरा, उन सब की रिफाइनरियों की तरह ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना हुआ, उसको हमें गार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा उनके निशाने पे रहेगा। जैसे आपने बात की मैथ्यू वेंडाइट की और उसके 6 यूक्रेनियन साथियों की, तो मैथ्यू वेंडाइट तो तोते की तरह बोला। अभी 2 दिन पहले ही श्रीनगर में सैटेलाइट फोन लेके एक अमेरिकी नागरिक आ गया, वो लद्दाख भी जाना चाहता था। क्यों भाई, किसके लिए? और अगर आप जाना ही चाहते थे तो सैटेलाइट फोन साथ में लेके किसको वो इंफॉर्मेशन दे रहा था, माहिती देने वाला था? लश्कर-ए-तोयबा के कमांडर को, या पाकिस्तानी ISI को, या उसके डीप स्टेट के आकाओं को? देखिए, संभावनाएं बहुत है, हम तो सिर्फ संभावनाओं की बात करते हैं, और जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है वहां आपको 1% भी अगर ऐसी कोई चीज होने की संभावना आती है तो वहां आपको उसकी ओर सोचना पड़ता है और बहुत सारा काम करना पड़ता है। इसी के लिए ये रिफाइनरी में जो आग लगने की बात है ना, वो कोई एक्सीडेंट होगा ये मान के, हादसा होगा ये मान के उसे भूल जाने की जरूरत नहीं है। हमें उस पर पुख्ता ध्यान देना पड़ेगा, और राज्य सरकार काम करेगी उससे नहीं होगा। ये NIA को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि ऐसा कहा जाता है कि हमारे सीमावर्ती राज्यों में, सरहदी राज्यों में, जैसे कि राजस्थान है, तो राजस्थान में कम से कम 100 जैसे जितने स्लीपर सेल्स हमारे 0.5 फ्रंट के भारत को नुकसान करने के इरादे से कार्यरत है। अभी वो स्लीपर सेल में से कोई भी एक उठ के बाहर आ जाएगा। आपको गुजरात जैसे सरहदी राज्य में स्थिति सामान्य लगती है, मगर अचानक कोई स्लीपर सेल ने आके
जैसे आपको याद होगा कि कैस्टर के सीड में से रेसिन बनाने वाला पकड़ा गया था, यही ऐसा कुछ बाहर आ जाता है तो ये रिफाइनरी की आग को हमें बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ग्लोबल डीप स्टेट की ऑयल लॉबी, जिसका वर्चस्व कम हो रहा है विश्व के अंदर, क्योंकि आज रिफाइनिंग के क्षेत्र में भारत विश्व में चौथे नंबर पर है जी। यूएसए, रशिया, सऊदी अरेबिया और भारत। और सऊदी अरेबिया की हालत इस खाड़ी युद्ध के बाद रिफाइनिंग कैपेसिटी उनकी काफी कम हो चुकी है। सर, ये जो रेजिन बनाकर पानी में मिलाने वाली घटना थी, ये गुजरात की थी, और राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर तो लगता ही आपस में, कितना वक्त लगेगा किसी को यहाँ से वहां जाने में। और फिर मत भूलिए, अभी हाल ही में एक डेनमार्क का नागरिक भी बीकानेर से पकड़ा गया था। वो वहां पर क्या कर रहा था, अपना वीजा उसका खत्म हो गया था, उसके बाद भी वहां पर रह रहा था। तो बॉर्डर एरिया में इस तरह के लोग, वो श्रीनगर में सैटेलाइट फोन के साथ एक यूएस नागरिक, ये सब क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं किसी साजिश का हिस्सा लगता है ना। ये साजिश का ही हिस्सा लगता है। इसके साथ में मैं एक और प्रसंग और जोड़ देता हूं। आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने थोड़े दिनों पहले ही बात की थी। उन्होंने किसके लिए की थी? सरक्रीक गुजरात के अंदर, वो दरियाई सीमा के बाजू में, एकदम नजदीक में पाकिस्तान अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा था, तो कुछ ना कुछ पक रहा था। और देखिए, पाकिस्तानी आईएसआई जो हिमाकतें करती है, वो हिमाकतें जब तक उसे आईएसआई को सीआईए का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, उनसे पुख्ता इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं कराई जाती, तब तक वो नहीं करता। मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि आईएसआई भारत के अंदर कुछ सामाजिक रूप से, कुछ आर्थिक रूप से तोड़फोड़ करने की हिमाकत तभी करता है जब उसको सीआईए का ग्रीन फ्लैग मिलता है, हरी झंडी मिल जाती है। क्योंकि उनकी धारणा के अनुसार कार्य करने के लिए उन्हें सीआईए की टेक्नोलॉजिकल मदद बहुत जरूरी है। और पिछले 30-40 सालों से ये देखा गया है, और ये बात के पुख्ता प्रमाण हमारे पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, जहां पर सीआईए की हिमाकत ने आईएसआई को प्रेरित किया और आईएसआई के द्वारा उनके अंदर के त्रासवादी जुट, जैसे लश्कर है, जैश है, उनके लोगों ने श्रीनगर में जाके या कश्मीर में जाके या राजस्थान में जाके या गुजरात में जाके एक बड़ी हिमाकत करने की कोशिश की, एक बड़ा कृत्य करने की कोशिश की। 2008 भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद कई बम ब्लास्ट हुए। रिसेंट एग्जांपल दिल्ली के बम ब्लास्ट है। तो ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ये जो साजिश होती है ना, वो साजिश में खाली डीप स्टेट, और डीप स्टेट तो कभी अपने हाथ काले नहीं करता, जैसे मैं कहता हूं, वो तो हमेशा लोकल लोगों के जरिए, तो हमारे अंदर छिपे हुए वो 0.5 के स्लीपर सेल्स, उन्हीं के जरिए ये कार्य होता है। जस्ट सोच लो कि एक छोटी सी हरकत उनकी, कैस्टर में से रेसिन बनाना और पानी के अंदर वो जहर को मिला देना, अगर वो कामयाब हो जाती तो कितनी बड़ी कत्लेआम भारत के गुजरात में हो जाती है। तो ऐसी चीजें जब होती है, तब ऐसी चीजों को, आगजनी जैसी चीजों को हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा और गंभीरता से इसकी जांच करनी पड़ेगी। बिल्कुल गंभीरता से जांच करनी पड़ेगी। हालांकि राज्य सरकार ने तो जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया है, वहां पर जासूस कितने ज्यादा पकड़े गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और फिर ये भी हमको याद रखना होगा कि अमेरिका में जाकर मुल्ला मुनीर ने कहा था कि इस बार भारत पर ईस्ट की तरफ से अटैक किया जाएगा। जामनगर रिफाइनरी का नाम उसने लिया था अमेरिका के अंदर खड़े होकर। तो जामनगर रिफाइनरी तक तो पहुंच नहीं हो पाई, लेकिन ये जो नई रिफाइनरी अब देश को लोकार्पित होने वाली थी, उसको भी टारगेट किया गया। तो कहीं ना कहीं उससे भी तो जोड़कर देखा जा सकता है। आशंका तो हो सकती है ना इस तरह की कि इस हिमाकत के पीछे पड़ोसी देश पाकिस्तान ही हो। आशंका तो जरूर की जा सकती है, और इस बात को थोड़ा
थोड़ा तथ्य मैं और दूंगा कि इसमें होता क्या है कि आईएसआई की जो स्लीपर सेल्स काम करते हैं पाकिस्तान के, उनको एक्टिवेट किया जाता है और भगवान जाने कि उनमें से ही किसी ने जाके यहां का जो क्रूड डिस्टिलरी यूनिट था जिसके अंदर आग लगी, उधर जाके कोई तीली जला दी हो, तोड़फोड़ करने की कोशिश की हो। देखो, हताहत की खबर अभी तक नहीं मिली, मगर ये बात इससे साबित होती है कि किसी न किसी ने ऐसे समय में, इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अंजू जी, तो ऐसी हिमाकतें ये लोग करते आएंगे। और ये बात बहुत स्पष्ट है, पत्रकारिता के 35-40 साल के जीवन में मैं तो सिर्फ इतना सीखा हूं कि जहां सुरक्षा एजेंसियों को 99 बार सफल होने में हम कोई नोंद नहीं लेते, मगर वो 100वीं बार जब वो एक आतंकवादी सफल हो जाता है तो देश पे कितनी बड़ी आफत आ जाती है, उसका उदाहरण हम लोग पिछले 25 सालों में काफी जगह पे देख चुके हैं। तो इन चीजों को शांति से हमें निपटना पड़ेगा, जहां जरूरी हो वहां बात करनी भी पड़ेगी। अभी आपको मैं एक छोटा सा तथ्य बता दूं, आजकल हमारे एनएसए 2 दिन के दौरे पे सऊदी अरेबिया पहुंचे। क्यों पहुंचे? अंदरूनी बात क्या हो सकती है, आने वाले विश्व में भारत की भूमिका क्या रहेगी, उसका एक एग्जाम्पल है ये कि अरामको जो नहीं कर पाएगा उनके नुकसान की वजह से, युद्ध में हुए नुकसान की वजह से, जो भारतीय रिफाइनरी, आज देश के अंदर 23 रिफाइनरीज है, अलग अलग ग्रेड का क्रूड उसमें रिफाइन होता है, तो वो करने की क्षमता भारत के पास है। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि क्रूड निकालने वाला सऊदी अरेबिया अपना ही क्रूड रिफाइन न कर पाए, क्योंकि उनकी क्षमता के ऊपर भार पड़ा है, और वो भारत में आने वाला हो, वो किसी को पता लगा हो और कोई भारतीय रिफाइनरी को शुरू होने से पहले ही बंद करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल डीप स्टेट ऐसे ही काम करता है, क्योंकि ग्लोबल डीप स्टेट के कुछ तत्व को जब लगता है तब वो बैठे तो नहीं रहते, वो वार करते हैं, और ऐसा वार करते हैं जहां पर सामने वाले की क्षमता को बहुत बुरी तरह पीट देने की कोशिश होती है। मुझे तो इनमें से ये एक लगता है अंजू जी। और फिर ये भी याद रखना होगा हिमांशु भाई कि अभी हाल ही में अंबानी ग्रुप के साथ एक करार किया है ना डोनाल्ड ट्रंप ने, कि एक बहुत बड़ी रिफाइनरी क्रूड ऑयल की वहां पर लगाई जाएगी, जो वेनेजुएला से ऑयल आएगा उसको वहां पर साफ किया जाएगा। तो वो भी तो चाहते होंगे ना कि दुनिया भर का क्रूड ऑयल अमेरिका पहुंचे, भारत क्यों आए? जिसके पास तेल में मोनोपोली होगी सर, जिसके पास सबसे ज्यादा तेल होगा, ऊर्जा होगी, एनर्जी होगा, उसकी अर्थव्यवस्था तो फिर आगे ही बढ़ेगी ना। और भारत को पीछे लगाने के लिए ये भी एक साजिश हो सकती है कि भाई यहाँ की जो दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी शुरू हो रही है उसको पहले खत्म कर दिया जाए, ताकि वो क्रूड ऑयल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में जो अंबानी ग्रुप बना रहा है सबसे बड़ी रिफाइनरी क्रूड ऑयल की, वहां पर जाए। ये भी तो हो सकता है। नहीं, ये भी हो सकता है, और ये बात तो मुल्ला मुनीर आज से तकरीबन 8 महीने पहले कह चुका है। उसकी नजर में वो जामनगर की रिफाइनरी है, मगर उसके बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अंबानी के साथ में मिनेसोटा में वो एक रिफाइनरी लगाएंगे, तो काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा है। अमेरिका के अंदर ही काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि बाहर से आके कोई वेनेजुएला का भारी क्रूड जिसे कहते हैं, एकदम हेवी क्रूड, वो अमेरिका के अंदर रिफाइन नहीं हो पा रहा। उसी की वजह से 2 मिलियन बैरल अभी जामनगर की रिफाइनरी में आके पड़े हैं रिफाइन होने के लिए। और ऐसी ही रिफाइनरी अगर अंबानी मिनेसोटा में, यूएस में लगा देगा, तो वो काफी लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लगेगा। जो काम वहां की बड़ी बड़ी रिफाइनिंग कंपनीज नहीं कर पा रही है, वो अगर कोई भारतीय कंपनी करती है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं विश्व भर में कि जो नहीं चाहते कि 4 से भारत 3 और 2 पे जाए। वो तो वही चाहेंगे ना कि भारत 4 से नीचे उतर के 5-6 पे सरक जाए फिर से।
तो ऐसे तत्व भी बहुत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि विश्व के इस काल में, ये संक्रांति काल जैसा चल रहा है, ऐसे समय में भारत को आर्थिक रूप से पहले नीचे लाने की जरूरत है, क्योंकि महासत्ता और बड़ी सत्ता कोई भी राष्ट्र तब बन सकता है जब वो आर्थिक रूप से एकदम सक्षम हो। आज भारत जो भी खरीदता है वो पैसे दे के खरीदता है, डंके की चोट पे खरीदता है, और जो चीज बहुत से राष्ट्र नहीं कर पा रहे, तो उनकी मंशा तो यही रहेगी कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो बढ़ती ही जा रही उसको वो नीचे लाए। एक सीधा एग्जांपल दूं, 2008 में लिए हुए ऑयल बॉन्ड भारत सरकार ने 3,20,000 करोड़ के, और उसके ऊपर आप ब्याज ले लो, वो सबका भुगतान भारत की इस सरकार ने अप्रैल के महीने में, ये महीने में पूरा कर दिया उनके ब्याज के साथ में। ये पैसे कहां से आए? तो भारत ने पिछले 4-5 सालों में रशिया से जो क्रूड खरीदा, डिस्काउंटेड क्रूड खरीदा और उसे रिफाइन करके यूरोप को बेचा, वो ही पैसों से हम लोग वो ऑयल बॉन्ड का अपना जो उधारी था उसे चुका सके। तो ये चीज समझने के लिए जरूरी है कि जब आर्थिक क्षमता होगी तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और लोग आपको मार के नीचे गिराने की भी कोशिश करेंगे। तो ग्लोबल डीप स्टेट का एक तबका कतई नहीं चाहता कि भारत तीसरे नंबर पे जाके बैठे, और इसीलिए मोदी को पॉलिटिकली हर वक्त निशाना बनाया जाता है, और 0.5 फ्रंट वाले हमारे पप्पू जैसे लोगों को अपना हथियार बना के हर मौके पे उनको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अंजू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि ये ऑयल लॉबी है जो भारत की इस क्षेत्र में बढ़ती ताकत से परेशान है, इसीलिए 80,000 करोड़ की लागत से ये रिफाइनरी बनी है राजस्थान में, जिसको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन सच कह रहे हैं आप कि जांच का विषय है और एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए, और हमारी बाकी जो 23 रिफाइनरीज है उनकी भी सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है, और हमारा जो और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत सेंसिटिव है उसकी सुरक्षा बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों ने इस रिफाइनरी को टारगेट किया है उनके टारगेट पर और रिफाइनरीज भी हो सकती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद।